वेलकम बैक मेरे दोस्तों। आज हम लोग शुरू करेंगे ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर को हिंदी में ट्रांसफॉर्मर ही कहते हैं। ट्रांसफॉर्मर शब्द ट्रांसफॉर्म से बना है। ट्रांसफॉर्म मतलब होता है कुछ बदलना, कुछ चेंज करना। कुछ लोगों का पुराना लुक होगा, 1-2 साल बाद मिलिए तो एकदम ट्रांसफॉर्म मिलेंगे, लुक नया होगा। कुछ नए लुक में होंगे, कुछ साल बाद वो पुराने लुक में आ जाते हैं। उसको हम कहते हैं ट्रांसफॉर्म होना। पुरानी पिक्चरों में अक्सर ट्रांसफॉर्मेशन दिखाया जाता था। एक गांव की कोई महिला होती थी, उसका हस्बैंड कहीं शहर नौकरी करने लगता है, बाद में वो कहता है कि हम दूसरी शादी कर लेंगे। अब वो महिला फिर शहर जाती है और बढ़िया कटिंग वटिंग कटवा लेती है और एक्स्ट्रा मतलब मेकअप वेकअप करती है, उसका हस्बैंड ही नहीं पहचान पाता है और बाद में फिर उसे शादी करता है। तो ऐसी एक कुछ मूवी पहले बनती थी। वो मतलब ट्रांसफॉर्मेशन होता है। वो क्या होता है उस महिला का? ट्रांसफॉर्मेशन बहुत जरूरी है। ट्रांसफॉर्मर वर्ड वहीं से आया है। ये क्या ट्रांसफॉर्म करता है सुनिए जरा भाई। जो ट्रांसफॉर्म करने वाला हो उसे हम ट्रांसफॉर्मर कहेंगे। क्या कहेंगे? ये विद्युत को ट्रांसफॉर्म करता। कैसे? ये ध्यान देना, दो क्वालिटी है इलेक्ट्रिसिटी की जिनमें अदला बदली होती है। एक होता है वोल्टेज यानी विभव और एक होता धारा यानी कि करंट। ट्रांसफॉर्मर करंट की वैल्यू को बढ़ाता है तो वोल्टेज की वैल्यू डाउन हो जाती है, और जब वोल्टेज की वैल्यू बढ़ाता है तो करंट की वैल्यू डाउन हो जाती है। एक घटेगी और दूसरी बढ़ेगी। तो अगर आपसे कोई पूछता है भाई कि ट्रांसफॉर्मर क्या है, तो आप कहेंगे ट्रांसफॉर्मर एक ऐसी युक्ति है, युक्ति माने डिवाइस, जो उच्च विभव की निम्न धारा को, ध्यान देना, सुनो ध्यान से, उच्च विभव की निम्न धारा या कमजोर धारा को निम्न विभव की प्रबल धारा में बदल दे। एक बात, या इसका उल्टा करे। उल्टा मतलब निम्न विभव की प्रबल धारा को उच्च विभव की निर्बल धारा में बदल दे। यानी एक उच्च होगा, दूसरा उसके साथ डाउन रहेगा, उतार चढ़ाव रहेगा। तो चलिए इसकी परिभाषा पहले लिखते हैं। ट्रांसफार्मर की हेडिंग तो डाल ही लीजिए, ट्रांसफार्मर। परिभाषा लिखना शुरू करते हैं। लिखिए, ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है, ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है, युक्ति को इंग्लिश में हम डिवाइस कहते हैं। एक ऐसी युक्ति है जो निम्न विभव की, जो निम्न यानी कम विभव की, निम्न लिखना है मुझे, तो जो निम्न विभव की प्रबल धारा को उच्च विभव की निर्बल धारा में बदल दे, अथवा इसका उल्टा, अथवा उच्च विभव की निर्बल धारा को निम्न विभव की प्रबल धारा में, निम्न विभव की प्रबल धारा में परिवर्तित कर दे। ये तो इसकी केवल परिभाषा या परिचय। इसके दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार। यह दो प्रकार का होता है। ये प्रकार अभी आगे बताएंगे। पहले हम इसका सिद्धांत समझाना चाहते हैं। क्या सिद्धांत समझाना चाहते हैं आपको? प्रिंसिपल क्या है इसका? सिद्धांत।
प्रिंसिपल। देखिए ट्रांसफार्मर का जो सिद्धांत है वो म्यूचुअल इंडक्शन है। म्यूचुअल इंडक्शन माने अन्योन्य प्रेरण। तो बस यहां यही लिखेंगे, ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण, ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर, अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब हम बात करते हैं प्रकार। इसके मैंने बोले दो प्रकार हैं। चलो पहला प्रकार ऊंचाई ट्रांसफार्मर। ध्यान रखिएगा, पहला प्रकार ऊंचाई ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर ऊंचाई को इंग्लिश में कहते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। अब आप सोच रहे होंगे इसका क्या मतलब है। ऊंचाई मतलब जो उच्च कर दे वोल्टेज को, विभव को बढ़ा देता है, जो यानी निर्बल विभव या कम विभव वाली प्रबल धारा को उच्च विभव वाली निर्भर धारा में जो बदलता है उसे क्या कहते हैं, ऊंचाई ट्रांसफार्मर। पहले मैं इसका चित्र बनाऊंगा, फिर हम इसके बारे में लिखेंगे तो आसानी रहेगी। देखो सुनो, ट्रांसफार्मर में होता क्या है, एक क्रोड होता है। क्या होता है भाई जी, क्रोड। इंग्लिश में कोर कहते हैं, हिंदी में क्रोड कहते हैं। देखो ये आयरन का क्रोड हम बना रहे हैं, लोहे का, नर्म लोहे का है। ये चौकोर है, ये पत्तियों पत्तियों से मिलकर बना है। मान लो ये तांबे की पत्तियां, देखो पतली पतली पत्तियां, इनको पटलित बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये पटल है, बहुत सी पतली पतली पत्तियों को जोड़ के बनाया जाता है ऐसे। ये पटलित क्रोड बनाना है तुम्हें। पटल एक दूसरे में ऐसे जुड़ी रहती हैं, ऐसे पतली पतली। ये तो क्रोड तैयार हुआ। ये क्या तैयार हुआ, क्रोड। इसको हम कोर या क्रोड कह देंगे। क्या कहेंगे इसको भाई, हाँ इंग्लिश में कोर कहते हैं, हिंदी में क्रोड। इसी के ऊपर ध्यान रखना, एक तरफ मोटा तार और कम फेरे। ध्यान से समझना बात को, मोटा तार होगा और फेरों की संख्या थोड़ी कम रहेगी। मोटा तार कम फेरे, फेरों की संख्या कम, तार की मोटाई ज्यादा। दूसरी तरफ पतला तार, ध्यान रखना, और ज्यादा फेरे। दूसरी तरफ तार की मोटाई कम हो गई लेकिन फेरों की संख्या बढ़ गई। ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर का चित्र है, ध्यान रखना। इसको तो क्रोड बताया हमने, ये पटलित क्रोड होता है। कैसा होता है, पटलों से बना होता है, पटलित क्रोड। और होता काहे का है, नर्म लोहे का। काहे का होता है, हाँ नर्म लोहे से बना होता है। ये प्राथमिक कुंडली कहलाती। क्या कहलाती, प्राथमिक कुंडली, प्राइमरी कॉइल कहते हैं। ये द्वितीयक कुंडली है, सेकेंडरी ये वाली, ये जो फ्रेम बना है द्वितीयक कुंडली, द्वितीयक कुंडली, सेकेंडरी कॉइल कहते हैं इंग्लिश में। यहां इनपुट है ये, यानी यहां से निवेश दिया जाएगा, धारा का निवेश होगा। इनपुट माने प्रवेश कराना, निवेश करना। यहां आउटपुट होगा यानी निर्गत मान होगा, यहां निकलेगा रिजल्ट, निर्गत धारा या निर्गत विभव। ये जो संरचना है ये किसकी है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर की। इसमें जरा एक चीज और जान लेना, ये तो है लेकिन जब हम सर्किट में कहीं बनाते हैं तो क्रोड को, ये जो पटलित क्रोड है, ऐसे लाइनों से बना देते हैं और इधर एक मोटा तार इस्तेमाल कर लूं, कम फेरों का। हम लोग क्या करेंगे, हाँ ऐसे, और पतला तार दूसरी तरफ यूज कर दोगे आप। ये सर्किट सिंबल की तरह इस्तेमाल होगा।
मोटाई बढ़ा दें इसकी। ये देखो सर्किट सिंबल होगा। ये जब कभी हम इसको टी बोलते हैं, जो कोर है इसको ट्रांसफार्मर की टी मतलब कोर बोलते हैं। ये दर्शाने का तरीका है, सर्किट सिंबल इसको बोलते हैं। ये क्या है? सिंबल है। जब कभी सर्किट में बनाना हो ट्रांसफार्मर तो पूरा नहीं बनाते इतना बड़ा पूरा, सब सिर्फ इतना बनाते हैं। तो चित्र तो समझ ही गए होंगे। अब मैं इसके बारे में थोड़ा लिखता हूं कि ट्रांसफार्मर क्या है, जरा सुनो। देखिए, ऊंचाई ट्रांसफार्मर, ऊंचाई ट्रांसफार्मर में प्राथमिक कुंडली मोटे तार मोटे तार व कम फेरों वाली होती है। कम फेरों वाली होती है। देखो, मोटा तार है, फेरे कम है। जबकि द्वितीयक कुंडली पतले तार व अधिक फेरों वाली होती है। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, ये जो कुंडलियां हैं ये नर्म लोहे के बने क्रोड के ऊपर लपेटी गई होती हैं। ये कुंडलियां नर्म लोहे के पटलित क्रोड पर लपेट कर बनाई जाती हैं। लपेट कर बनी होती हैं। अब एक बात करता हूं मैं। ये देखो मेन मुद्दा, अब इसका काम क्या है? ये स्टेप अप का परिचय हुआ। काम क्या है? ये निम्न विभव की प्रबल धारा को उच्च विभव की निर्बल धारा में बदलता है। कौन? ऊंचाई। यह ट्रांसफार्मर निम्न विभव, निम्न माने समझ पाए? कम विभव मतलब, हाँ, निम्न विभव की प्रबल धारा को, निम्न विभव की प्रबल धारा को उच्च विभव की निर्बल धारा में, निर्बल धारा में बदलता है। ये देखो, ऊंचाई का परिचय हमने आपको अभी करा दिया। अब हम अपचाई ट्रांसफार्मर की बात करेंगे। जो दूसरा प्रकार है उसका नाम क्या है? अपचाई ट्रांसफार्मर। अपचाई ट्रांसफार्मर, इंग्लिश में कहें तो स्टेप डाउन, क्या कहेंगे? ट्रांसफार्मर। अब इसका क्या मैटर है, जरा इस पे बात करता हूं मैं। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में बनावट ऐसी ही है, बस जो कुंडलियां वो उल्टा लगी हैं। पहली कुंडली पतले तार की ज्यादा फेरों की हो जाएगी और दूसरी कुंडली मोटे तार की कम फेरों की। शकल में कोई अंतर नहीं जाता है। देखो, एक तो पहले फ्रेम बना दो। क्या बना दो भाई सब लोग? पटलित क्रोड जो होता है ना, वो फ्रेम बनाया पहले। तो ऐसे पटलित आपने फ्रेम बना दिया। इसके अंदर नर्म लोहा भर दो भाई। क्या भर दो? नर्म लोहे की पटलित को बना दो।
ये तो तुम्हारा बन गया क्रूड। इसके ऊपर मैंने आपसे कहा था इस बार इधर पतला तार इस्तेमाल होगा और फेरों की संख्या ज्यादा रहेगी। वो कितनी भी ज्यादा तुम बना लो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये प्राथमिक हो गई। अब इधर मोटा तार इस्तेमाल होगा, फेरों की संख्या कम रहेगी। ये देखो उससे जस्ट उल्टा चित्र बना कि नहीं बना? देखो भाई, देखो इस जगह पर आप मैटर को। तो ये हमारी स्थिति। अब लेबलिंग कर दो भाई, लिख दो। ये पटलित क्रोड है, नर्म लोहे का पटलित क्रोड। वो भी काहे का? ये नर्म लोहे का। ये प्राथमिक कुंडली है इस बार, प्राथमिक कुंडली। ये द्वितीय कुंडली है, द्वितीय कुंडली। ये हो गया तुम्हारा स्टेप डाउन। क्या हो गया? इसका सर्किट सिंबल देख लो भाई, वही तरीका है, ज्यादा तरीके में अंतर नहीं है। मतलब ये बीच का क्रोड हो गया। यहां पतली वाली ज्यादा फेरों की बना देना और इसके बगल में जाके तुम मोटी वाली कम फेरों की बना लेना, बस। ये इसका सिंबल यानी प्रतीक चिन्ह हो गया। क्लियर बात भाई? अब इसके बारे में थोड़ा लिख ही लेते हैं। लिखेंगे उसी स्टाइल से। उसमें देखो हमने क्या लिखा है, वही उसका उल्टा यहां लिखना शुरू करें। उसमें हमने देखो शुरुआत कहां से की थी, आप वही जगह पहुंच जाओ वापस। उसमें हमने कहा था उच्चाई ट्रांसफार्मर में प्राथमिक कुंडली मोटे तार कम फेरों वाली होती। तो इसमें क्या कहेंगे? पतले तार ज्यादा फेरों वाली है। बिल्कुल आराम से एक जैसा लिखो। तो यहां कहेंगे अपचाई ट्रांसफार्मर, अपचाई ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली पतले तार व अधिक फेरों वाली होती है। होती है। एक पॉइंट तो ये बात हो गई। जबकि द्वितीय कुंडली मोटे तार व कम फेरों वाली होती है। ये दोनों कुंडलियां पटलित क्रोड के ऊपर कसी होती हैं। ये दोनों कुंडलियां नर्म लोहे के पटलित क्रोड पर कसी होती हैं। ये बात हो गई तुम्हारी। और उसमें हाँ, उसने क्या किया था? निम्न विभव को उच्च विभव बदला था। ये उच्च विभव को उच्च विभव की प्रबल धारा को और उच्च विभव की निर्बल धारा को, देखो ध्यान देना, यह उच्च विभव की निर्बल धारा को निम्न विभव की प्रबल धारा में परिवर्तित करता है।
ये तो बात हो गई इसकी प्रकार और रचना, रचना भी इसमें शामिल हो गई। अब बात करते हैं क्रियाविधि थोड़ी सी, और फिर हम इसकी थ्योरी कराते हैं। तो अब हेडिंग डालो क्रियाविधि। क्रियाविधि को हम वर्किंग कहते हैं। क्या कहते हैं? इंग्लिश में अगर कहें तो क्या कहेंगे? वर्किंग। देखो क्रियाविधि में ये हम कहेंगे कि देखो ट्रांसफार्मर डीसी में नहीं काम करता है, एसी में काम करता है। केवल प्रत्यावर्ती धारा के लिए बनाया गया, ये दिष्ट धारा में नहीं होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, प्राथमिक कुंडली को एसी देते हैं, और जिसके कारण पहली कुंडली को जब मिला विभव और धारा तो एसी है, तो उसमें चूंकि फेरों की संख्या प्राथमिक और द्वितीयक में कम जाता है, लेकिन फ्लक्स समान पहुंचेगा। क्या पहुंचेगा? समान फ्लक्स समान पहुंचेगा। फेरों की संख्या कम ज्यादा होने के कारण इस फ्लक्स के साथ वोल्टेज और धारा में थोड़ा बहुत अदला बदली होगी, जबकि शक्ति समान रहती, शक्ति क्षय नहीं होता है। तो मैं यही चीज यहां लिखने वाला हूं। तो चलो अच्छा इतना नोट कर लो, फिर हम लिखाते हैं। तो क्रियाविधि मैं लिखना शुरू करूंगा, इसको मेन पॉइंट समझ लेना। क्रियाविधि में क्या लिखना है तुम्हें? देखो हम सबसे पहले जो दी गई विद्युत धारा है या प्रत्यावर्ती धारा है, उसको प्राथमिक कुंडली पे लगाएंगे, और प्राथमिक कुंडली क्रोड से बंधी हुई है, तो वो जो ऊर्जा होगी, विद्युत ऊर्जा, वो क्रोड को चुंबकीय ऊर्जा के रूप में मिलेगी। और उसी क्रोड पे दूसरी कुंडली बंधी है, वो चुंबकीय ऊर्जा पूरे क्रोड पे फैलेगी, तो दूसरी कुंडली को चुंबकीय ऊर्जा मिलेगी और उसको वो बदलेगी विद्युत ऊर्जा में। यानी दिया तुमने विद्युत ऊर्जा था, बीच में ट्रांसमिट हुआ चुंबक ऊर्जा में, और फिर फाइनल बन गई विद्युत ऊर्जा। मैं लिखता हूं, जरा समझना, लिखने पे समझ में आएगी बात। सबसे पहले लिखिए, दिए गए या दिए गए, चलो दिए गए प्रत्यावर्ती धारा मान को सदैव प्राथमिक कुंडली पर लगाया जाता है। जिससे क्रोड प्रत्येक चक्र में, चूंकि प्रत्यावर्ती है तो दो चक्र होते हैं, ऊपर आधा आधा नीचे, प्रत्येक चक्र में चुंबकित व विचुंबकित होता है कुछ भी विचुंबकित होता है। इस क्रिया में वैद्युत ऊर्जा क्रोड को चुंबकीय ऊर्जा के रूप में प्राप्त होती है। किंतु द्वितीय कुंडली भी समान क्रोड पर बंधी है, या लपेटी गई, लिख दो लपेटी गई है। अतः चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन
समान होगा। अतः क्रोड से प्राप्त चुंबकीय ऊर्जा विद्युत चुंबकीय प्रेरण के परिणाम स्वरूप विद्युत चुंबकीय प्रेरण के परिणाम स्वरूप वैद्युत ऊर्जा में द्वितीय कुंडली को प्राप्त होगी। अब एक पॉइंट यहां पर मेन ये है कि जो प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान होता है वो फेरों की संख्या पर निर्भर करता है। अभी मैं सूत्र लिखूंगा। हम जानते हैं कि प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान फेरों की संख्या पर निर्भर करता है। देखो प्राथमिक कुंडली के लिए अगर हम बात करें, प्राथमिक कुंडली के लिए देखो प्रेरित विद्युत वाहक बल का सूत्र मैंने पीछे पढ़ाया था, E बराबर माइनस एन डी फाई या डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी। याद है किसी को सूत्र? अब चूंकि प्राथमिक कुंडली बोला मैंने तो यहां पर प्राइमरी सफिक्स लग जाएगा, यहां प्राथमिक के लिए पी सफिक्स लग जाएगा। फेरों की संख्या कम ज्यादा है ना प्राथमिक द्वितीयक में, कि नहीं बताओ? लेकिन फ्लक्स समान होगा, इसलिए जो प्राथमिक को फ्लक्स मिला वही द्वितीयक पे जाएगा, क्योंकि दोनों का क्रोड समान है, एक ही क्रोड है दोनों का। क्रोड के माध्यम से बराबर फ्लक्स पहुंचेगा। ये पहले के लिए हो गया, देखो पहली कुंडली के लिए। ऐसे द्वितीयक कुंडली की अगर हम बात करें, दूसरी कुंडली के लिए, द्वितीयक कुंडली के लिए तो फिर देखना भाई ई एस हो जाएगा, ये माइनस एन एस डेल्टा फाइव बी अपान डेल्टा टी। इन दोनों से अनुपात कर दो, भाग कर दो आपस में। समीकरण 2 पहले लिखूंगा मैं, उसके नीचे समीकरण 1। तो ई एस अपान ई पी का मान देखो एन एस अपान एन पी आया कि नहीं आया बताओ? अच्छा एक बात बता दें, अगर ट्रांसफॉर्मर आदर्श है, मतलब कोई उसमें लॉस नहीं है, अच्छे से बना है, तो ऊर्जा हानि नहीं होती है। जितनी शक्ति प्राइमरी कॉइल की होगी उतनी पावर सेकेंडरी को मिलेगी। तो हम कहेंगे एक आदर्श ट्रांसफॉर्मर के लिए, आदर्श ट्रांसफॉर्मर के लिए प्राथमिक कुंडली की शक्ति बराबर द्वितीय कुंडली की शक्ति। ये दोनों की शक्ति बराबर है। और जो पावर होती देखो P = V × I होता सूत्र के नहीं बताओ? तो अगर प्राथमिक की हम बात करें तो VP और धारा बोल दें तो IP, और द्वितीयक की अगर बात करें तो VS और IS। यहां से VS और VP का मान निकालो, VS अपान VP तो IP अपान। और देखो वोल्टेज ही वास्तव में विभव होता कि नहीं होता बताओ? विद्युत वाहक बल भी तो होता है वोल्टेज, मानी वो ES EV का अनुपात है। तो ये पीछे निकाल चुके हैं, तो इन तीनों को एक साथ ले लो अगर आप। अतः
ES अपान EV या फिर VS अपान VP या फिर NS अपान NP इज इक्वल टू आएगा IP अपान IS। बोलो भैया, ये जो अनुपात है ना, ये ध्यान देना, इस अनुपात को परिणमन अनुपात कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे परिणमन अनुपात कहते हैं। इसके लिए हम लोग एक चिन्ह बनाएंगे R। तो सूत्र हो गया R बराबर ES अपान EP, VS अपान VP, NS अपान NP। लेकिन I पे गौर करिएगा, I उल्टा है, देखो IP पहले है, IS नीचे है, ठीक है, ये नोट कर लीजिए आप लोग पहले। देखिए इसके बाद एक और पॉइंट होता है ट्रांसफार्मर की दक्षता, उसको भी समझ लें। ट्रांसफार्मर की दक्षता, इंग्लिश में कहें तो इफिशियंसी ऑफ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर की दक्षता जरा समझना। देखिए किसी भी, अगर यंत्र की बात करूं या व्यक्ति की बात करूं, तो आउटपुट जो मिलता है ना, इनपुट के अनुसार उसका परसेंटेज देखते हैं। अगर मान लो जैसे मैंने आपको 100 प्रश्न पढ़ाए, तो हमने इनपुट दिया 100 और आपको 80 याद हुए, तो आपकी दक्षता कितने परसेंट हुई? 80%। यानी आउटपुट बटे इनपुट हम कह सकते। तो हम कहेंगे देखो निर्गत शक्ति, ध्यान देना, जो निर्गत होगी, निर्गत शक्ति तथा निवेशी शक्ति का अनुपात ट्रांसफार्मर की दक्षता कहलाता है। दक्षता कहलाता है। इसे ईटा से प्रदर्शित करते हैं। ईटा से प्रदर्शित करते हैं। सूत्र जरा देख लो। निर्गत शक्ति पहले ऊपर लिख देना। क्या डिस्टरबेंस हो रहा भाई? निर्गत शक्ति अपान में निवेशी, इनपुट को निवेशी कहते हैं, और गुणा कर दो 100 तो परसेंट हो जाएगा। पावर होती V इंटू आई की नहीं होती, बताओ। और निर्गत किससे ले रहे हो तुम? सेकेंडरी से, द्वितीय कुंडली से। और निवेश किस पे कर रहे हो? प्राइमरी पे। तो ये हमारा फॉर्मूला दक्षता के लिए बनेगा। एक और पॉइंट इसमें बचा लास्ट, ट्रांसफार्मर में कुछ ऊर्जा हानियां होती हैं। क्या होती? 4 प्रकार की हैं, मैं उनके बारे में बताता हूं। हेडिंग पड़ेगी ट्रांसफार्मर में ऊर्जा हानि। जरा समझना, सबसे पहला पॉइंट जो होता है उसको तांबा हानि कहते हैं। क्या कहते हैं? तांबा हानि या कॉपर लॉस इंग्लिश में कहेंगे। क्या मतलब है? सुनिए, तांबे के तार बने होते हैं कि नहीं, बताओ। ये कुंडली काहे की बनी होती है? तांबे की। जब इनमें धारा बहती है तो ये तार गर्म हो जाते, हीट हो जाते, जिससे कि एक ऊर्जा हानि होती है वातावरण में। दूसरी हानि देखना, मैं चारों के बस नाम सिखा रहा हूं और मतलब बता दे रहा हूं। एक दूसरी लॉस होती है, ध्यान रखना, फ्लक्स हानि। क्या होती है? फ्लक्स हानि। इसका क्या मतलब है भी जान लो। इंग्लिश में कहो तो फ्लक्स लॉस कह दोगे। इसमें होता क्या है, देखो दोनों कॉइल जो प्राइमरी और सेकेंडरी हैं, प्राथमिक और द्वितीय कुंडलियां, ये बनी तो एक ही फ्रेम पे है। इनको बहुत टाइट करके बांधा जाता है, लेकिन फिर भी अभी पीछे मैंने शब्द बोला था आदर्श ट्रांसफार्मर।
ट्रांसफार्मर जब आदर्श है तो जितना फ्लक्स आप इनपुट से दोगे उतना ही आउटपुट पे जाएगा। आप जानते हो आदर्श कुछ नहीं होता है, कुछ ना कुछ लूज रह जाता है बाइंडिंग बांधने आंधने में, तो फ्लक्स के रूप में ऊर्जा हानि होती है। एक होती है शैथिल्य हानि। क्या होती है? शैथिल्य हानि। शैथिल्य हानि को इंग्लिश में कहते हैं हिस्ट्रेसिस लॉस। हिस्ट्रेसिस लॉस हिस्ट्री शब्द से बनाइए। देखिए, जब क्रोड चुंबकित होती है और फिर वो विचुंबकित होती है, यानी उसका चुंबकन गुण समाप्त होता है, ये प्रक्रिया बार बार होती है, तो पूरी तरह से उतनी ऊर्जा वापस नहीं मिलती है। इस तरह से थोड़ी ऊर्जा हानि हो जाती है चुंबकन और विचुंबकन होने में। चुंबकित और विचुंबकित होने में जो ऊर्जा हानि होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? शैथिल्य हानि। ठीक है, नोट कर लीजिए, बस इतना सफिशिएंट है आपके लिए। अच्छा हाँ, एक और लास्ट पॉइंट लिख लीजिएगा, भंवर धारा हानि। भंवर धारा हानि। देखो, भंवर धारा हानि का मतलब क्या है? आपको पीछे भंवर धारा पढ़ा चुका हूं मैं, एडी करंट या फोकॉल्ट करंट, याद है? फोको करंट। देखिए, जो क्रोड बनाया हमने वो नर्म लोहे का है, तो नर्म लोहे के एक रोड में भंवर धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं। ये भंवर धाराएं ऊष्मा पैदा करती हैं। ये ऊष्मा ही वातावरण में गर्मी के रूप में निकल जाती है और ऊर्जा हानि करती है। ट्रांसफार्मर से बिजली तमाम तरह से बर्बाद होती है। वो मेन 4 तरीके थे। पूरा ट्रांसफार्मर फिनिश हुआ। इतनी देर वीडियो में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।